नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 5 राज्यों के घमासान के बाद 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दलों की भी अपनी अपनी तैयारी है। देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर बीजेपी इतिहास रच सके, इसके लिए वो तैयार है। तैयारी हर मोर्चे पर है। 2024 के लिए बीजेपी का प्लान 400 प्लस सीटें जीतने का है। 51% से ज्यादा वोट परसेंट लाने का टारगेट है। माइक्रो मैनेजमेंट तक भाजपा का फोकस है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में इन फैसलों के लेने का टाइम भी सेट कर दिया गया है। माना यह भी जा रहा है कि केंद्र में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार की वापसी के लिए बीजेपी कुछ बड़े फैसले लेगी, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की 4 मीटिंग के बाद भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। और 2024 के लिए किसका क्या प्लान है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्लान तैयार 24 में आर पार में। मिशन 2024 का सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्लान तैयार है। मिशन 2024 है और तमाम सियासी दल कह रहे हैं कि हैं तैयार हम। 2024 के आगाज के साथ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी वर्ष के आगाज से पहले ही 2024 के काउंटडाउन का प्लान फाइनल कर दिया है। इसमें गृह राज्य गुजरात में बदलाव और संगठन में खाली पड़े पदों को भरे जाने से जुड़े निर्णय भी शामिल हैं। 5 राज्यों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसमें यूपी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बीजेपी की तरफ 2024 की बड़ी तैयारी के इन फैसलों पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा। तब तक बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के बड़े सपने के पूरे होने को ऐतिहासिक मौके पर भव्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। लोकसभा चुनावों में पार्टी जो बड़े प्रयोग करना चाहती है, उनको छोटे स्तर पर पार्टी ने 5 राज्यों के चुनावों में आजमा लिया है। पार्टी ने पिछले चुनावों में 303 सीटें हासिल की थी। पार्टी इस बार 400 पार का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में पार्टी किसी भी स्तर पर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसके लिए पार्टी ने बड़े फैसलों के साथ जनता के बीच जाने का प्लान तैयार किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने 2024 को लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन तमाम फैसलों का ऐलान और पार्टी की सक्रियता 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बढ़ेगी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि कई राज्यों में कुछ सहयोगी दल भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह में उतर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष में भी पीएम फेस के साथ ही सीट शेयरिंग के अलावा अन्य मुद्दों पर एक राय नहीं बन पाई है। उधर कांग्रेस भी अपने स्तर पर 2024 की तैयारी में जुटी है। सबसे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति गठित की है। इसकी अध्यक्षता पी चिदम्बरम करेंगे। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। ये वही पी चिदम्बरम है जिन्होंने 2-4 दिन पहले हवा का रुख भाजपा की तरफ कहा था। अब किसकी रुख किस तरफ है और किसकी क्या तैयारी है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथन जायसवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक तनुष दीक्षित जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनिल गोयल जी, जिस तरह से आप लोग की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसके बाद बहुत सारे एजेंडे यहाँ पर सेट हो गए हैं, लेकिन क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि रामलला की प्रतिष्ठा होगी, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके बाद सारी तैयारियां जमीनी स्तर पर लेकर लाई जाएंगी? लेकिन 5 राज्यों में जिस तरह से जीतने के बाद 5 में से 3 राज्य आप जीते हैं और एक उत्साह दिखाई दे रहा है, उस उत्साह के बाद जो मीटिंग में तय हुई है, उस मीटिंग को लेकर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर? विस्तार से एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे। साहू जी, सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हमेशा ही दुरुस्त रखती है। हमेशा ही इन मीटिंगें हम करते रहते हैं। हम आज बूथ लेवल के बाद भी पन्ना लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित कर चुके हैं और निश्चित तौर पर हमारी टोटल संगठनात्मक गतिविधियां जारी हैं।
आपने अभी एक रामलला के मंदिर की बात कही। भगवान राम का मंदिर बनाना हमारा संकल्प था, हमारे एजेंडे में था, हम उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर वहां पर स्थापित हो, ये हमारा एजेंडा था जी। और उसमें सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहा है। संगठन चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लगा हुआ है और संगठन के अंदर बिल्कुल बूथ लेवल के भी नीचे तक हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और हम पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता ही उसका चुनाव को जिताता है। और आज जो इसके साथ साथ जो हमारी सरकार है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची हुई है। सरकार ने, आप एक बात आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कहीं राम मंदिर का वायदा है तो हमने पूरा करा, आपने धारा 370 हटाने का हमने वायदा पूरा करा। एक देश, एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान, वो हमने पूरा करके दिया। आप ये देखें कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमने दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया, चाहे एयर स्ट्राइक करके दिया। चीन के सामने सीना तान करके, इस पहली बार ऐसा ही हमारी सरकार खड़ी हुई। नहीं, चीन से पहली वाली सरकारें हमेशा डरती थी। रक्षा सौदे पहले हम आयात करते थे, अब रक्षा सौदे हम निर्यात भी कर रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन। टीकाकरण, जो कोविड का मामला आया था, कोविड के मामले में हर व्यक्ति को हमने कोविड की डोज दी फ्री। ये भी हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो महामारी फैलती थी, हम विदेशों के आगे हाथ फैलाते थे। आज से पहले हमारे जो नागरिक अगर विदेशों में फंस जाते थे तो और देशों से मदद मांगते थे कि हमारे नागरिक कैसे निकले। लेकिन इस बार हमने अपने ही देश के नागरिक नहीं निकाले, विदेशों को भी हमने मदद करके उनके नागरिक हमने निकाल के दिए हैं। आज तिरंगा झंडा हमारा जो है वो इतनी बड़ी ताकत बन के निकला कि तिरंगे झंडे की वोट लेकर के यूक्रेन से विदेशी भी बाहर निकले हैं, हिंदुस्तानी तो निकले ही निकले हैं। और इसी तरीके से आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हुए हैं। आप ये देखें कि विश्व में 5वें नंबर हम पहुंचे, जब हमें सरकार मिली थी हम 10वें नंबर पर थे। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप चाहे इसके अंदर रेल देख लो, रेल में कितनी डेवलपमेंट हुई है, आप खुद देख रहे हैं। सड़कें कितनी तरीके से विकास हुई पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वो एजेंडा पूरी तरह से मुझे लगता है क्लियर है और निचले स्तर तक भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्वामीनाथन जी, देखिए बीजेपी का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है, जो उनकी उपलब्धि है, जिस तरह से अभी आपने सुना अनिल गोयल जी एक के बाद एक बताते जा रहे थे क्या उपलब्धि है, तो मुझे लगता है ज्यादा कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं है नीचे स्तर तक भी। लेकिन अभी कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में बहुत कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीट शेयरिंग किस तरह से होगी, तमाम ये चीजें तो चल ही रही हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जिस तरह से अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी निराशा तो जरूर है। जो आपके जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता उसमें एक निराशा जरूर है। हालांकि मैनिफेस्टो कमेटी का गठन आप लोग ने कर दिया जिसमें 16 सदस्य रहेंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारी चल रही है, क्योंकि चिदंबरम खुद कह चुके हैं, क्योंकि जो हवा का रुख है बीजेपी की तरफ, आप देखिए आपके जो बड़े नेता खुद कह रहे हैं वो, तो फिर किस तरह से आप लोग कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़े होने का प्लान बना रही है? देखिए, आज हमारे बड़े भाई जो भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि हमने वादा किया, आपने ये भी वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख खाते काले धन लाएंगे। ये सब वादा में आता है। 44.4% 25 साल के युवा बेरोजगार है और जिस देश में 2014 से पहले 14 तक 34 करोड़ गरीब थे, आज 81 करोड़ गरीब हो गए हैं। जिस देश में पहले 55 लाख करोड़ कर्ज था, अब 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। आरबीआई खाली हो गया, विदेश सब कर्ज देने से मना कर रहा है। यही तरक्की आप किए हैं कि आप देश पे कर्ज अति भार बढ़ाते गए, विदेशों से कर्ज पर कर्ज लेते गए, देश में प्रगति के नाम पर धर्म का घूंट पिलाया गया। 370 हटाने की बात करते हैं, 5.5 साल से राष्ट्रपति शासन है, वहां चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? अगर आपको डर नहीं है तो चुनाव कराना चाहिए। और जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जनता ने हमें सरकार बल्कि नहीं आई, लेकिन हम 4.5 करोड़ 90 लाख वोट लाए हैं, जो 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा का आया है। भाजपा से 10 लाख वोट हमको ज्यादा जनता ने दिया है। और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, गरीबी बढ़ते जा रही है, जो आंकड़ा हमारे बड़े भाई दे रहे थे, ये हवाई में आंकड़ा है।
लेकिन जनता को स्वामीनाथन जी, अभी जो धर्म का विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक तरह से इसको लोकसभा के सेमीफाइनल माना जा रहा था, इसमें बीजेपी अच्छे नंबरों से पास हुई है। देखिए, नंबर से अच्छे पास हुए, किस तरह से पास हुए जनता जान रहा है। जनता के विश्वास को गला घोटा जा रहा। लोकतंत्र के महामंदिर में देखे होंगे 150 सांसदों को, जो सांसद उपस्थित नहीं है उनको भी निलंबन कर दिया जाता है। आप जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, 140 करोड़ जनता आपको चुन कर भेजती है कि हमारे बात को रखो पार्लियामेंट में। संविधान का जिस तरह से गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र में, जिस तरह से लड़के घुस जाते हैं और वो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल के लिए गृह मंत्री को बुलाया जाता है, बेरोजगारी पर सवाल देने के लिए गृह मंत्री को, तो सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, आउट कर दिया। अपना सवाल अगर हम क्षेत्र के लिए, ठीक है स्वामीनाथन जी, मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह से बीजेपी सरकार की कमजोरी उसको तो गिनाएंगे, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन ये बातें बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, थोड़ा मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। तरुण दीक्षित जी, जिस तरह से दोनों पार्टियों की अगर हम तैयारियां देखें या विपक्ष की हम तैयारी देखें, सत्ता पक्ष की तैयारी देखें, तो आपको क्या लग रहा है कौन तैयारी में ज्यादा आगे जा रहा है? हालांकि पी चिदम्बरम खुद कह चुके हैं कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसके मुकाबले हमको और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हवा का रुख बीजेपी की तरफ है। साहू जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से श्रेष्ठ पार्टी बनी है। जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडों में जो भी बातें रखी या जो भी पक्ष अपने रखते हैं, उस तरीके की सारी चीजों को उन्होंने पूरा किया है। और यही जब आज आप पूछ रहे थे कि जैसे कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो मतलब उनको डर है कि क्या होगा आगामी लोकसभा चुनाव में, या इस तरह के सवाल आपने अभी करे हैं, तो आप ये बताइए कि जमीनी स्तर पे कांग्रेस का संगठन है कहाँ? जिस तरीके से आज हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन को मजबूती देखते हैं जमीनी स्तर पर, और वहीं आप कांग्रेस के संगठन को देखिए तो कांग्रेस का जमीनी स्तर का आज ऊपर से मैनिफेस्टो बनता है, ऊपर मैनिफेस्टो में 16 बड़े जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के उनको उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन वहीं जब कांग्रेस के तो ये सब ऊपरी लेवल पे ना, संगठन में नीचे जो होता है वो कहाँ है? नीचे के संगठन जो मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, आज लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव आगामी 6 महीने में होना है, तो उस लेवल पे जो कार्य होना है उसकी कोई तैयारियां नहीं है, किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं है। आज सिर्फ राष्ट्रीय लेवल के नेता ऊपर दिल्ली में मुलाकात करके वो वही सारे एजेंडा तय करके और खत्म कर देते हैं कांग्रेस के अंदर। लेकिन मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो गया 16 सदस्यीय। जी, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो गया 16 सदस्यीय। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस में हुआ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय लेवल के नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं, जमीनी लेवल पर संगठन और साथ साथ निचले स्तर पे भी कार्यकर्ता अपना पूरा इस तरह की मीटिंगों को और साथ में जो भी एजेंडे हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं, और तभी जाकर के जो चुनाव में परिणाम आपने देखे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए, इसी तरीके से परिणाम और भी हम देखेंगे लोकसभा चुनाव में। और इस बार जो बीजेपी ने शायद तय किया है कि इस बार 400 पार, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद 400 तो नहीं, लेकिन हाँ 450 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी, श्रीवास्तव सर, बीजेपी जिस तरह से टारगेट लेके चलती है, 51% वोट, पिछली बार 2019 में 22 करोड़ वोट मिले थे बीजेपी को, इस बार 35 करोड़ वोटर्स का टारगेट लेकर यहाँ पर बीजेपी चल रही है। और जिस तरह से कभी कभी बीजेपी एक टारगेट लेके चलती, कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर पहुंच जाती है, क्योंकि एक रणनीति के तहत काम चलती है। तो यहाँ पर जिस तरह से एजेंडा सेट है बीजेपी का, यहाँ पर टारगेट सेट है, उसके मुकाबले आपको क्या लग रहा है कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि पीएम जो चिदम्बरम है, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो खुद कह रहे हैं कि जो हवा का रुख है फिलहाल अभी वो चुनाव में बीजेपी की तरफ है। देखिए भागीरथ जी, एक चीज समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से जो दल अपना टारगेट सेट करता है उसके करीब जाने की कोशिश करता है। अगर आपके सामने लक्ष्य नहीं होगा तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज मीटिंग भी हुई है और तमाम चीज़ें जो निकल के आई हैं, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया। देखिए कार्यकर्ता उनके ज़मीनी स्तर पर हैं, संगठन मजबूत है, संगठन के लेवल पर उनकी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन एक चीज़ और कह सकते हैं कि उसके बावजूद भी जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, जिसका संगठन हम मान के चलते हैं कि अभी जो है ज़मीनी स्तर पर कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को इन 4 राज्यों के चुनाव में वोट मिला। इसका मतलब है कि जनता वोट देना चाहती है। सवाल ये उठता है कि ये वोट लेने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और इनका शीर्ष नेतृत्व कहाँ है।
इनका जमीन, इनका संगठन किस स्तर पर काम कर रहा है। यदि जनता चाहती है वोट देना तो नीचे जो है वोट लाने के लिए और अपना लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इन चुनावों में, 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी सीटों को लोकेट किया जो सबसे कमजोर सीट थी, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी, वहां सबसे पहले कैंडिडेट उतारे। हमें लगता है कि इस बार का जो उनका प्रोग्राम है, जो आने वाला समय है, उसमें एक तरह से बहुत पहले ही इन जगहों पर, इन सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, राज्यसभा सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे रायबरेली की सीट है सोनिया गांधी की, डिम्पल यादव की, ऐसी तमाम सीटें हैं जिसको उन्होंने टारगेट करके रखा। आपके मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट को टारगेट करके रखा है। मतलब उनका जो लक्ष्य है कि 400 पार होंगे, तो सबसे पहले वो उन्हीं जगहों पर कैंडिडेट उतारने के प्रयास में रहेंगे जो सीटें कमज़ोर हैं। लगभग 160 सीटों पर इनके कैंडिडेट हमको लगता है जो मतलब भारतीय जनता पार्टी उतारना चाहती है, जो 400 का लक्ष्य पार करना चाहती है, उसमें 160 सीटों को इन लोगों ने लोकेट किया है। और हमें लगता है कि पहले आएंगे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला की, जिसको बहुत बड़ा इवेंट बना चुके हैं, और एक बात और भी है कि पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश हो रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बाद जो तैयारी होगी या समय से पहले लगता है कि इन 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आज आप देखे होंगे कि कांग्रेस भी लगभग उन्हीं राज्यों में जहाँ उसका जनाधार है उन पर फोकस करने की तैयारी में है। क्योंकि पिछले चुनाव में आप देखे होंगे कि हिंदी पट्टी में इनको बहुत नुकसान हुआ है, और उन जगहों पर अगर वो तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। अगर वो सफल हो जाते हैं तो इनके 400 के आंकड़े तक पहुंचने की संभावना क्षीण होती है। लेकिन अगर वो असफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ जरूर पहुंचेगी। हम ये नहीं कहते 400, हो सकता 303 से 350 पहुंच जाए, या हो सकता कम भी हो जाए, अगर ये अपना लक्ष्य पूरा करने की। लेकिन बहुमत के लिए तो सिर्फ 272 चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए आप इन राज्यों में जहां पर हिंदी पट्टी का हम जुड़ा दें, इन 66 सीटों में वहां 3 सीट मिली थी, और 3 सीट पाना मतलब 3 राज्यों में जहां पर की हार हुई है कांग्रेस की, वो जीतने के बाद 3 सीट मिली थी। तो निश्चित रूप से, और आने वाले समय में एक बात और है कि जिस तरह से मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, इस बार भी लगता है लोकसभा चुनाव मोदी जी की गारंटी पर ही लड़ा जाना चाहिए, या लड़ सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, एक तो मोदी की गारंटी और क्या राम जी के भरोसे, क्योंकि जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, इसको बड़ा भव्य रूप से बनाया जा रहा है, और आप लोग की जो एक अहम वादे में से एक वादा ये पूरा हो रहा है, तो मोदी की गारंटी और राम जी के भरोसे इस बार 2024 का चुनाव। साहू जी, मोदी की गारंटी तो गारंटी के ऊपर गारंटी है। हम जिस चीज का उद्घाटन करते हैं उस चीज को कंप्लीट भी करते हैं। ये नहीं कि कागजों में उद्घाटन हो गया या उद्घाटन करके चले गए। ये एक मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम करने का तरीका है। जहां तक रामलला जी का सवाल है, भगवान का वो तो हमारे एजेंडे में पहले दिन से थे, और हम पूरे हिंदुस्तान को राम में बनाना। नहीं, लेकिन कांग्रेस कहती रही भैया कि राम जी से बीजेपी की थोड़ी है, राम जी तो सबके हैं, कांग्रेस के भी राम जी हैं। हाँ, मैं ये भगवान राम सबके हैं, और हम सबको उनसे जोड़ करके भगवान राम के मंदिर को भव्य राम के मंदिर बना के राम राज की परिकल्पना लेकर के चलेंगे। हम भगवान राम के अयोध्या में मंदिर की स्थापना होने के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम देश में राम राज्य कैसे आए। राम राज्य मतलब सब ऊंच नीच खत्म हो, सब सम्मान के साथ रहें, देश का नाम रोशन हो। लेकिन ऐसा लग रहा है माइंडसेट आप ये भी सेट करना चाह रहे हैं। राम राज्य की बात करते हैं आप, रामलला की प्रतिष्ठा, आप प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी माइंडसेट बना रहे हैं लोगों का कि ये सिर्फ बीजेपी कर सकती है। देखो, सवाल क्या है कि जो काम करने का प्रण लेगा वो ही काम करेगा। आप जिस तरीके से मानो हम लक्ष्य लिया हमने 400 सीटों का, तो 400 सीटों के लक्ष्य पर हमें उस हिसाब से मेहनत भी हमें करनी है। एक लक्ष्य लेकर लिख के छोड़ देने से कभी काम नहीं होगा। जो से हमारे विपक्षी दल वाले जो भी कर रहे हैं, मुझे उनकी बारीकी पे नहीं जाना चाहिए। हम अगर कोई लक्ष्य लेते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने के लिए ही लेते हैं। हम जो भी वायदा करते हैं जनता से, उस वायदे को पूरा करने के लिए ही वायदा करते हैं, और जो वायदा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट अपने एजेंडे पर चल रही है। और दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने संसद हमले की बात करी, मैं ये कहता हूं जो संसद पर हमला हुआ है वो बिल्कुल शर्मनाक है, चिंताजनक है, लेकिन इसके अंदर ये इसको बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। तो आप एक बात बताएं कि अगर बेरोजगारी का ये बात को कहते हैं, आदमी को रोजगार करना चाहिए। हमने करोड़ों लोगों को लोन दिया है, और वो लोन दे करके कि आप पैसा लो विदाउट इंटरेस्ट, आज से पहले कभी नहीं हुआ, और अपना रोजगार करो।
आप इसका मतलब बेरोजगारी का बहाना बनाकर संसद के अंदर अटैक करोगे। नहीं और ठीक है, उसके लेकिन मुझे अंदर लगता है कांग्रेस बेरोजगारी एक उसका- मुद्दा तो जरूर रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा जरूर रहेगा 2024 में। नहीं, आप भले आप भले साउथ- रामलला की बात कर लें, आप 370 की बात कर लें, या आप कुछ और बात कर लें, साउथ- लेकिन मुझे लगता है जो एक मूल मुद्दे हैं वो तो जरूर रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। दीक्षित जी, देखिए यहां पर एक जिस तरह से बीजेपी एक जिस बेहतर रणनीति के साथ काम करती है कि पता है कि 272 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन टारगेट आप इतना हाई कर दीजिए कि कम से कम जो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के लिए तीसरी बार हैट्रिक करना है वो आसानी से पूरा कर ले, और जो कमजोर सीट है वहां पर पूरी तरह से फोकस तो रखती है, लेकिन एक माइंडसेट भी बनाया जा रहा है कि राम राज्य की अगर कल्पना की बात होगी तो वो उसको पूरा से बीजेपी कर पाएगी। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने एक प्रश्न अभी पूछा था कि क्या सिर्फ बीजेपी ने इस चीज का मतलब वो ले रखा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं। देखिए, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा विश्लेषण की आवश्यकता है। सरकारें पहले भी रही हैं, राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है, सन 80 से चला आ रहा है, और इन मुद्दों के बावजूद भी कोई भी सरकार या किसी भी सरकार के नेतृत्व में आज दिनांक तक राम मंदिर पे कभी फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था, तब से उन्होंने निश्चित रूप से बोल दिया था कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार रहते हुए, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, इस एजेंडे के साथ अपनी चीजों को पूरा करा, राम मंदिर का निर्माण करा। और ऐसा नहीं किसी अगली सरकार का इंतजार कर रहे हैं। 19 वर्षों के अंतराल में जो उनका कार्यकाल है, उसी के अंदर राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि वो भी होने जा रहा है। तो देखिए, सिर्फ राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक जन भावना थी, एक जन मानस था। और निश्चित रूप से कि जब कभी भी हिंदुओं के प्रति, राम भगवान श्री राम के प्रति जब कभी भी आस्था की बात आएगी, तो पार्टी कोई भी हो, मतलब हमारा झुकाव उस तरफ ही बढ़ना तय था। देखिए, साथ ही साथ राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी तो आप है कह रहे हैं क्योंकि इसका फायदा अच्छा खासा बीजेपी को मिलने वाला है 2024 के चुनाव में? क्या चीज? इसका फायदा बीजेपी को अच्छा खासा मिलने वाला है लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से जिस तरीके से जन भावनाओं की कदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण करा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हम सभी जानते हैं कितना दुर्लभ कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सभी का जन भाव का ठीक है, स्वामीनाथन जी, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है स्वामीनाथन जी, ये बड़ा मुद्दा है राम मंदिर बनाने का, और अक्सर कहा जाता था बीजेपी से कि मंदिर वही बनाएंगे, और आप लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी ने तारीख भी बता दी है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और एक भव्य रूप से इसका एक आयोजन भी किया जा रहा है। आप लोग के कई वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। सबसे पहले तो क्या आप लोग के वरिष्ठ नेता जिनको निमंत्रण दिया गया वो जरूर जाने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में? और बीजेपी इस माइंडसेट को कैसे, खासकर कांग्रेस, जो बीजेपी ने माइंडसेट बनाया है, कांग्रेस इसको डिफेंड कैसे करेगी कि अगर देश में राम राज्य की बात होगी तो बीजेपी करेगी, कांग्रेस नहीं कर पाएगी? कांग्रेस इस माइंडसेट को कैसे तोड़ने वाली, क्योंकि टारगेट बड़ा है 400 का बीजेपी ने लेकर चल रही है? देखिए साहू जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम पे कॉपीराइट, राम प्रभु सर्वत्र है, हम में तुम में खड़क खम में हर विरासत में राम है, ये राम को, राम का, प्रभु श्री राम का कॉन्टेक्ट ले लिए हैं यही लोग। कोर्ट ने फैसला दिया, कमिटी बनवा रही है, और जो विश्व हिंदू परिषद ये मुद्दा लेके चला, उससे लोग छीनकर अपने पार्टी का मुद्दा बना लिए। देश के भावनाओं से युवाओं के रोजगार पे बात नहीं होगा। महंगाई 34 करोड़, पहले बेरोजगारी था 81 करोड़, अब बेरोजगार नहीं, गरीबी हो गया 81 करोड़, पहले 34 करोड़ गरीबी था। 44.4% बेरोजगारी, युवा 25 साल के ऊपर के हो गए, और उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो संसद में इतना बड़ा घटना घटा, जो यानी 22 साल बाद फिर से वही कहानी दोहराने को मिला, उस पर चर्चा नहीं। अगर कोई खड़ा होकर कुछ, जब प्रधानमंत्री मिमिक्री करते हैं तो उस पर बात नहीं बनती है। बाहर कोई सांसद अगर बोल देता है वीडियो बनाते तो राहुल जी का गलती हो जाता है। 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर संसद बना हुआ है, संसद में विपक्ष कोई चीज होता है, अपने मुद्दा के साथ आप कोई बिल पास कर रहे हो, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हो, और उसके बाद अहंकार
देश का जनता जान रही है। ऐसा नहीं कि हमको वोट स्वामीनाथन नहीं जी मिला। देखिए, मैं आपसे वोट वही बस देखिए आप स्वामीनाथन जी उनसे देखिए, जो हमसे आप ये ज्यादा सारी मिला बातें है। कर रहे हैं, आप ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर प्लान की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का क्या प्लान है यहाँ पर? बीजेपी का प्लान मुझे लगता है क्लियर हो गया है। वहां के निचले स्तर के कार्यकर्ता को पता है मुझे क्या करना है, किन मुद्दों के साथ जाना है, राम मंदिर के साथ जाना है, 370 के साथ जाना है, 3 तलाक के साथ जाना है। कांग्रेस किस तरह से डिफेंड कर रही है? साहू जी, राम को ये लोग मुद्दा बनाते हैं। कर्नाटक में भी गए थे, राम प्रभु के हनुमान जी को ले गए थे, लेकिन वहां क्या हुआ, मुंह का खाना पड़ा। तो प्रभु श्री राम बनाने वाले ये नहीं है, दशरथ जी के पुत्र थे और देश के सर्वोत्तम पुरुषों में उत्तम काम किए। उन्होंने माता पिता के कहने पर 14 साल वनवास किया। उन्होंने अपने धर्म की बीड़ा को मजबूत करने के लिए एक धोबी के कहने पर सीता जी का परित्याग किया। तो बहुत ही यानी हमारे देश के जो होता आस्था से जुड़ा हुए हैं प्रभु राम, किसी का कॉपीराइट नहीं है। राम को भी लोग चुनाव में बेचे, कहते थे हमको वोट दो, हम दर्शन करवाएंगे, नहीं तो हम ठीका लिए हैं, नहीं तो दर्शन भी नहीं मिल सकता है राम का, क्योंकि राम हमारे हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन मुझे बस ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण दिया गया, वो जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में रामलला जी के? राम के मंदिर में सब जाएगा, प्रभु श्री राम ठीक है, मेरे पास समय कम है। आरपी श्रीवास्तव सर के पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा एक मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे लगता है अनिल जी को जवाब दे रहा है। अनिल जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय कम है। राम सबके पूजनीय है, ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। आराध्य है और राम को इन्होंने ठीका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, आपका सवाल आ गया, अनिल जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? कल्पना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अनिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। श्रीवास्तव सर देखिए, मैं हालांकि कमेंट उनसे लेना चाह रहा था, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह से ये बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी बिल्कुल लेके जाएगी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, और तमाम ये मुद्दे लेकर जाएगी, लेकिन उसके सामने जो कांग्रेस बड़े बड़े मुद्दे उठा रही, चाहे बेरोजगारी को उठा ले, या गरीबी को उठा ले, या लोकतंत्र की हत्या को उठा ले, या संसद में सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठा ले, आपको क्या लगता है जनता के बीच में ये कौन कौन से मुद्दे हैं जिसका असर होने वाला है, और रेस में कौन अभी आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, रेस में आगे का जहाँ तक सवाल है, तो जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ तो बीजेपी एकदम एज में है, और बीजेपी काफ़ी आगे दिखती है अभी फिलहाल। जहाँ तक धर्म, देखिए उनका एजेंडा सेट, राष्ट्रवाद, धर्म, सनातन, ये सारे मुद्दे उनके सेट हैं। उसके अलावा उनका एक है कि मोदी जी की गारंटी जो विकास कार्य हैं तमाम चीज़ों को लेकर के वो जाएंगे। जहाँ तक बेरोजगारी, महंगाई और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर के विपक्ष उन पर हमलावर होगा। हमें लगता है कि अभी अगर जिस तरह का वातावरण निर्माण हो रहा है देश में, हो सकता है बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि इन मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष ईमानदारी से प्रयास करता है तो आप ये समझ लीजिए कि एक जो है अच्छा जो है कंटेस्ट करेंगे चुनाव में। ये नहीं है कि एकदम से एक तरफा 400 सीटों का चुनाव होगा। अभी इनको दक्षिण भारत में भी काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। उसके अलावा दक्षिण भारत के अलावा जो है उड़ीसा है, बंगाल है, तमाम चीज़ें अभी करीब 200 सीटें इस तरह की हैं कि जिस पर कि सोचना होगा इनको। तो कुल सीटें कितनी हैं? 400 आप आ जाएंगे तो बचा क्या? तो मेरा ये कहना है कि अभी जगह जगह पर इनको संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह का नैरेटिव सेट है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया कि उनको कहाँ किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जाना है, तो उनका तय है। अब रहा कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी जो इस समय जो भी प्लानिंग कर रही, उन राज्यों में कर रही जहां पर कि उसका जनाधार है, और उन राज्यों में जहां पर कि उनके जो गठबंधन के साथी हैं वहां पर उनकी सेट शेयरिंग होगी। हो सकता है कितनी हो ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर इंडिया अलायंस एकजुट होगा, जिसको अभी देखना होगा कि कब तक एकजुट रहते हैं। जिस तरह से ईडी, सीबीआई तमाम पीछे लगी है, रोज समन जारी हो रहा है, तो कितना टिक पाएंगे? बिल्कुल, तो मजबूती के साथ इंडिया अलायंस को सामने खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तब इनका मुकाबला। बिल्कुल। अनिल जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। बिल्कुल अनिल जी, उस वक्त आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे सवाल करता लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया। समय कम है, संक्षेप में बताइएगा प्लीज अपनी बात। मेरा तो साहू जी सिर्फ ये कहना है, नंबर 1 तो इनका काम है कमी निकालना, हमारा काम है देश की सेवा करना। हम देश की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए। एक बात, अब ये भगवान राम के विषय में बात कहते हैं, तो भगवान राम को काल्पनिक इन्होंने कहा,
भगवान राम सेतु के को अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार ठीक है, नहीं माफी किया। चाहूंगा समय का में, लेकिन मुझे लगता है बातें आपकी जो आपने संक्षेप में बोला, मुझे लगता है वो क्लियर है, वो आपका एजेंडा पूरा सेट है। तनु दीक्षित जी, संक्षेप में 15-20 सेकंड में आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के सामने लड़ने के लिए उसको क्या अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा, संक्षेप में? जी, जिस मेरा तरीके तो से इंडिया का मेरा ये गठबंधन कहना है कि ये वो व्यक्ति- गठबंधन ठीक है अनिल जी, मुझे लगता है जो आपने कुछ कहा बात वो बड़ी बात है, वो आपका पॉइंट आ गया। संक्षेप में, मेरे पास बहुत समय कम है। तनु जी, नहीं करेगी ठीक जनता, है। ऐसे दोगले व्यक्तियों पर ठीक है दोगली तनु जी, बात अपनी बात रखिए। जो एक तरफ मुंह में राम और दूसरे बगल में छुरी, सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ लगाते हैं, श्री राम के नारा ठीक है अनिल जी, मुझे लगता है कि आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। तनु जी, 10-15 सेकंड में कांग्रेस को क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े होने के लिए? नहीं, भागीरथ जी, मैं बस 2 चीज कहना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने अलायंस गठबंधन करके, इंडिया गठबंधन करके ये लोग फ्रंट में आए हैं, उस तरीके से ये इनको जल्द से जल्द अपना राष्ट्रीय नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करना पड़ेगा चुनाव, क्योंकि चुनाव की जो टक्कर है आपकी किसी आम इंसान के साथ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप ठीक है, और मुझे लगता है सीट शेयरिंग पर भी क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल। ठीक है बिल्कुल माफी चाहूंगा तनु जी, माफी चाहूंगा, समय हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, स्वामीनाथन जी, तनु जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चैलेंज यहाँ पर बड़ा है, लेकिन दोनों पार्टी यहाँ पर प्लान तैयार है 2024 को लेकर, आर पार के लिए भी यहाँ पर तैयार है। लेकिन अभी जो तैयारी में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, पी चिदम्बरम ने भी खुद कहा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कि अभी जो हवा का रुख है बीजेपी की तरफ है और मजबूती के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कांग्रेस किस तरह से मजबूती के साथ और इंडिया अलायंस किस तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़ी होती है और मुद्दों को लेकर किस तरह से सरकार को घेरती है, और 2024 में इसका क्या असर होता है चुनाव में, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।